आज हम यहाँ पर चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय चिकित्सा सूत्र स्थान 16 इसकी चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में पहला सूत्र है अथात चिकित्सा प्रवृत्तियम अध्यायम व्याख्यास्यामः। यहाँ पर अथात शब्द अथ और अत इनका संधि हुआ है। अथ शब्द से ये प्रारंभ सूचक है कि अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं, और अतः शब्द का एक अर्थ है कि इसके पूर्व हमने पंचकर्म की अध्याय का पूर्ण वर्णन किया है। इसका नाम है उपकल्पनीय अध्याय, कि जिसमें हमने पंचकर्म की पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया है, जिसमें वैद्य की प्रक्रिया का, वैद्य ने क्या करना चाहिए, साहित्य किस प्रकार करना चाहिए, रुग्णों को तैयार कैसे करना चाहिए और उसके लिए शोधन के लिए व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, आदि सब विषय हमने वहां पर बताए हैं। अब इतना बताने के बाद हम इस अध्याय को विशेष रूप से लिख रहे हैं। अतः इसके बाद इस अर्थ में पंचकर्म के पूरी व्यवस्था, उपकल्पन कैसे करना, रचना कैसे करना, ये बताने के बाद हम आपको चिकित्सा प्रवृत्ति बता रहे हैं। चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय नाम अध्याय का क्यों रखा? तो इस अध्याय का पहला श्लोक जो है वो चिकित्सा प्रवृत्तो धीमान इस शब्द से प्रारंभ होता है। चिकित्सा प्रवृत्तो धीमान, चिकित्सा प्रवृत्तो धीमान ये शब्द महत्व का है, और इस शब्द के आधार पर इस अध्याय का नाम चिकित्सा प्रवृत्ति किया है। अब इस चिकित्सा प्रवृत्ति का अर्थ क्या है वो पहले बताता हूं, और फिर इस अध्याय में क्या क्या आया है। चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में ये जो चिकित्सा प्रवृत्ति शब्द पहला आया है, इसका अर्थ स्वयं अग्निवेश सूत्र में देते हैं। वो सूत्र इस प्रकार का है कि जो चिकित्सक बुद्धिमान है और जिसने अच्छे गुरु के पास अध्ययन शास्त्र का प्रत्यक्ष के साथ किया है, यानी तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, शास्त्र तीर्थ व्यक्ति से बुद्धिमान अच्छे अनुभवी व्यक्ति के पास किया है, और जिसने अध्ययन के बाद स्वयं को इतना प्रगत किया है कि वो दृष्ट कर्म, कृत कर्म, अभ्यस्त कर्म हो गया है। कर्म गुरु जी के साथ देखे हैं, अपने गुरु के साथ किए हैं, और उसका अपने जीवन में भी उसने अभ्यास किया है। उसको कहते हैं चिकित्सा कर्म तत्पर। यानी 3 विशेषण है उसके। एक वो धीमान है, बुद्धिमान है। बुद्धिमान इसलिए कि रुग्ण की अवस्था देखकर निर्णय उसको करना है, वहां गुरुजी नहीं आएंगे बताने को, आपको निर्णय आपको करना है, इसलिए बुद्धिमान चाहिए। उसकी आकलन शक्ति, चिंतन शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो, और उसकी कीर्तन क्षमता भी अच्छी हो, इसलिए बुद्धिमान होना चाहिए। शास्त्रवान तो होना ही चाहिए, बिना शास्त्र के अध्ययन के आप चिकित्सा कर ही नहीं पाते, इसलिए शास्त्रवान और कर्म तत्पर, यानी कर्म में निष्णात हो गया है, उसको चिकित्सा प्रवृत्त कहते हैं। अब चिकित्सा प्रवृत्त का शब्द का व्याकरण बताने की जगह नहीं है और समय भी नहीं है, तो ये चिकित्सा प्रवृत्त शब्द इस अर्थ में आया है कि जो व्यक्ति 3 गुणों से समृद्ध है उसको चिकित्सा प्रवृत्त कहा जाता है। इसके व्याकरण के लिए स्वतंत्र लेक्चर मैं दूंगा, अभी नहीं। तो इस चिकित्सा प्रवृत्ति शब्द से अध्याय का प्रारंभ हुआ है, इसलिए इसका नाम चिकित्सा प्रवृत्ति है। इस अध्याय में
कई महत्व के विषयों का वर्णन आया है, इसलिए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में विषय बहुत से आए हैं। मैं उन विषयों को क्रमशः बता रहा हूं। पहला विषय है, जो भी रुग्ण है उसने चिकित्सा करने के लिए कौन से वैद्य के पास जाना है, तो उसने ऐसे वैद्य के पास जाना है कि जो बुद्धिमान हो, जिसने शास्त्र का सम्यक अध्ययन किया हो और जिसमें कर्म का अभ्यास भी उत्तम है। और यह इसका अर्थ यह हुआ कि जो चिकित्सा प्राभृत है, सम्मान के साथ, पूर्ण अध्ययन के साथ जो चिकित्सा रुग्णों को कर सकता है, उसको चिकित्सा प्राभृत कहते हैं। ऐसे वैद्य के पास से ही चिकित्सा करनी चाहिए और ऐसा वैद्य ही आपको शोधन कर्म जो करेगा वो बिना किसी कष्ट के करेगा। जिस व्यक्ति को चिकित्सा प्राभृत चिकित्सा करता है वो शोधन के समय अतियोग, अयोग या मिथ्या योग इनसे बचाता है, सम्यक योग ही करता है। और जब सम्यक योग में शोधन होता है तो रोगी सुखी होता है, उसका रोग नष्ट होने को मदद होती है और वो स्वास्थ्य अनुभव कर सकता है। इसलिए ये विषय चिकित्सा प्राभृत के लिए ही है। ये अध्याय भी उसी के लिए है और ये अध्याय रुग्ण के लिए है कि भैया चिकित्सा करनी है तो बुद्धिमान, शास्त्रवान और कर्म तत्पर व्यक्ति के पास ही जाइए, अन्यथा आपको सुख नहीं मिलेगा। अब दूसरा श्लोक है चतुर्थ क्रमांक का, ये तीसरा हुआ, अब ये चतुर्थ क्रमांक का। इसमें जो व्यक्ति चिकित्सा प्राभृत नहीं है, यानी जो बुद्धिमान नहीं है, जिसने अपने गुरु के पास अध्ययन किया नहीं है अच्छी तरह से और जिसने प्रत्यक्ष कर्म का अभ्यास भी नहीं किया है, उसको वैद्यमानी कहते हैं। उसको वैद्यमानी कहते हैं। तो वैद्यमानी व्यक्ति के पास आप कभी भी चिकित्सा के लिए, शोधन के लिए मत जाइए, चिकित्सा के लिए मत जाइए। वो क्या करेगा, या तो अतियोग करेगा, या तो मिथ्या योग करेगा, या तो अयोग करेगा और आपको दुख होगा। इसलिए आपको चिकित्सा के लिए जाना है, किसके पास जाना है? चिकित्सा प्राभृत के पास। ये पहले दो सूत्रों का विषय है, इसमें ये विषय आया है। इसके बाद विषय आया है कि चिकित्सा प्राभृत जो करेगा वो सम्यक योग ही करेगा और सम्यक योग के लक्षण बताए हैं। वो उत्पन्न होते हैं, वो उत्पन्न होने के बाद समझ लेना चाहिए। तो ग्रंथकर्ता ने इन लक्षणों का भी विस्तार से वर्णन किया है। चिकित्सा प्राभृत में सम्यक योग कैसा है और उसके साथ साथ उन्होंने अतियोग के और अयोग के भी लक्षण बताए हैं। अब यहाँ पर जो लक्षण बताए हैं वो प्रारंभ में विरेचन के बताए हैं और उसके बाद इन्हीं लक्षणों को वमन में किस तरह समझाना, इसका भी विवेचन अगले सूत्र में किया है, उसको हम बाद में विस्तार से देखेंगे। तो ये वर्णन। अब इसके बाद श्लोक नंबर 13 से लेकर 19 तक ये इस अध्याय का विशेष अधिकरण है। इस अध्याय का विशेष अधिकरण है। इन श्लोकों में कुछ विषय बताया है। वो ये है, कुछ लक्षण बताए हैं, जैसे अविपाक, अरुचि, स्थौल्य, पांडुता, गौरव, क्लम, पीड़का, कोट, कंडु, अरति, आलस्य, श्रम, दौर्बल्य, दौर्गंध्य, अवसादक, श्लेष्म पित्त का उत्क्लेश, निद्रानाश, अतिनिद्रता, तंद्रा,
क्लैब्य, बुद्धिह्रास, स्मृतिह्रास और अप्रशस्त प्रदर्शनम और बलवर्ण प्रणाश्च। और एक वाक्य और है, तृप्यतो भृंगणैरपि, अच्छी तरह भोजन करने के बाद भी ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन लक्षणों का नाम है, ये समूह का, बलवान दोषों की अवस्था, बहुदोषस्य लिंगानि। ये विषय इस अध्याय में आया है। तो बहुदोष लिंग को यहाँ पर अधिक बल दिया है। वैद्य को ये समझनी चाहिए, ये अपेक्षा है। इसलिए यहाँ पर बहुदोष लक्षणों का वर्णन ग्रंथकार करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इस विषय पर मैं थोड़ा बात करूंगा। साधारण तौर पर यह नियम है कि शोधन चिकित्सा, चिकित्सा के दो भाग है, एक शमन है और शोधन है। तो शमन चिकित्सा किसको की जाती है और शोधन किसकी की जाती है? तो जो जहां पर दोष बलवान, व्याधि बलवान नहीं है, दोष बलवान नहीं है, हेतु बलवान नहीं है, वहां पर शमन चिकित्सा से काम हो जाता है। और जहां पर व्याधि बलवान है, हेतु बलवान है, दोष बलवान है, वहां पर आपको शोधन करना ही है। वहां पर आपको शोधन करना ही है। एक सूत्र। अब इस विषय में ग्रंथकर्ता वर्णन कैसा करते हैं, तो देखिए, तो सूत्र स्थान के उल्लंघन पुंगणी अध्याय में एक श्लोक आता है, शोधन प्रायः पौदोष में करना चाहिए। इस अर्थ का, प्रभूत श्लेष्मावृता संसुष्टमावृता प्रभूत श्लेष्म पित्ता प्रभूत अश्रमलाः बृहत् शरीरा बलिनो लंघनीयाः विशुद्धिभिः। शोधन करना है तो ये चीजें आवश्यकता है। कौन सी? एक श्लेष्म पित्त का प्रबल प्रकोप हो, रक्त का वृद्धि हो ही हो, और मल बड़े हैं, मल यानी श्लेष्म पित्त बड़े हैं, और श्लेष बहु प्रभूत श्लेष्मावृत संसृष्ट मावृत हो, श्लेष्मा से संसृष्ट मावृत हो अथवा श्लेष्मा से आवृत मावृत हो, और शरीर बलवान हो, और शरीर अच्छा हो और बल अच्छा हो। ऐसे व्यक्ति को इस अवस्था में, जब ये जो मैंने लक्षण बताए हैं, ये लक्षण होते हैं, तो शोधन ही करना है। अविपाक, अरुचि, स्थौल्य आदि जो लक्षण बताए हैं, श्लोक क्रमांक 13 से लेकर 15 तक, ये जो लक्षण है, ये जिस व्यक्ति में उपलब्ध होते हैं, इसमें किसी भी हालत में आपको शोधन करना ही है। और यदि आप इसमें शोधन टालते हैं तो क्या होता है, ये अगले कल्पस्थान के 12वें अध्याय में 59वां श्लोक है, उसमें ये बताते हैं कि जिस व्यक्ति में बलवान दोष है उसमें शरीर दुर्बल है। इस अवस्था में आप क्या करोगे? ग्रंथकार कहते हैं कि इस व्यक्ति में भी आपको थोड़ा थोड़ा मृदु द्रव्यों से थोड़ा थोड़ा शोधन बार बार करना चाहिए। अब बार बार का अर्थ यह है, प्रतिदिन नहीं करना। एक बार छूटा वो शोधन कर दिया, उसको फिर शोधन किया, बलवृद्धि की, भृंगण किया, थोड़ा सा सक्षम होने के बाद फिर दूसरा शोधा, मृदु औषध से फिर वमन दिया, फिर मृदु औषध दिया और फिर वमन दिया। इस प्रकार पुनः पुनः अल्प अल्पम बहुशो, मृदु औषधों से छोटा वमन करो, फिर विश्रांति दो, भृंगण करो,
और फिर दूसरा वमन छोटा मृदु औषध से दो। इस प्रकार आपको उसको बहुशो अल्पशः शोधन करना चाहिए। दुर्बलो भी महादोषो विरेचो बहुशो अल्पशः। ये विषय खास करके कल्पस्थान बताया। क्यों बताया है? लिखते हैं ते यानी बहुदोष यदि शरीर के बाहर नहीं निकाले गए, ते हन्युः एनम अनिर्वृताः, यदि इनका आप शोधन नहीं करते हैं तो शरीर में पड़े रहते हैं और उसको जीवन भर सताते हैं। यहाँ हन्युः शब्द का अर्थ है पीड़ित करते रहते हैं। ये विषय इसीलिए बलवान दोषों में शोधन करना अनिवार्य है, ये बताने के लिए ये अध्याय है। मध्यम दोषों में निर्णय चिकित्सक को करना है। यदि अनुकूल अवस्था है तो मध्यम दोषों में चिकित्सक शोधन कर सकता है समय देखकर, लेकिन बहुदोषों में तो आपको करना ही है। इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुदोषों में असमय में भी आप करो। यदि बहुदोष में करना बहुत ही अनिवार्य है तो कृत्रिम ऋतु से ऋतु निर्माण कर, वसंत ऋतु निर्माण करके अथवा शरद निर्माण करके आपको विरेचन या वमन करने हैं, लेकिन ऋतु अनुकूल करा के करने हैं। कृत्रिम रूप से ऋतु वातावरण निर्माण करना है। यदि हेमंत है, शिशिर है, तो आपको शरीर गर्म करना है। रूम आपकी जिस रूम में बैठे हो, जिस खोली में बैठे हो, वो गर्म होना चाहिए। आहार गर्म होना चाहिए, गर्भगृह होना चाहिए, और फिर आप कर सकते हो। वर्षा में करना है तो आप अच्छा दिन देखकर करेंगे। जिस दिन बादल है, दुर्दिन है, उस दिन नहीं करेंगे। इस प्रकार अवस्था देखकर आप कर सकते हो। और जहाँ अनिवार्य है, इसी क्षण करना है, तो आप कृत्रिम अवस्था निर्माण करके अच्छा श्वेत गर्भगृह, उष्णगृह, उष्ण द्रव्य ऐसे वातावरण में आप ये कर सकते हो। इसलिए ये अध्याय का मुख्य अधिकरण बलवान दोषों में चिकित्सा प्रभुत्व के द्वारा शोधन करवाइए, ये है। और इसके बाद फिर बलवान दोषों में शोधन करने के लाभ क्या होते हैं, इसका भी वर्णन इसी अध्याय में अगले सूत्रों में यानी 16 से लेकर 19 तक किया है। यानी प्रमुख अधिकरण जो चिकित्सा प्रभुत्व का है वो ये है कि बहुदोषों में आपको शोधन करना ही है। आज यहीं रुकते हैं, कल आगे जाएंगे।